गवादर जो है वो हिंदुस्तान ने कहा हमको नहीं चाहिए। तो अब रो रहे हैं आके, अब कुछ आके नेहरू चाचा से पूछे ना कि आपको जो मिल रहा था $5 मिलियन में एक पोर्ट जो पर्शियन गल्फ के मुंह पे है, स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज पे, वो $40 बिलियन खर्च कर रहा है चीन वहां तक पहुंचने में। थोड़ी थिंकिंग भी तो चाहिए ना। इंडियंस को थोड़ा अपने शहर, गांव, स्टेट की सियासत से बाहर भी देखना चाहिए। पता ही नहीं किसी को यहाँ कंबोडिया में क्या हो रहा है, यमन में और हो रही, किसी इंडियन को पता है? किसी हिंदुस्तानी अखबार में कभी छपा है कि यमन में क्या हो रहा है? अदन और मलाबार का 2000 साल का रिश्ता है। पहली मस्जिद इस्लाम की बनी है मलाबार में, कोचिन के पास, जो हमारी जूश पॉपुलेशन हिंदुस्तान की वो भी वहीं थी। यमन सामने है, किसी को खबर नहीं है। ऐसे कंट्रीज सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर नहीं बन सकते जिनको आपने। तो सीपेक एक फंदा है, सीपेक है फंदा हिंदुस्तान के इर्द गिर्द, और चीन उसमें लूटेगा भी, और फिर पाकिस्तानी जनरल कमाएंगे, और उसके अंदर बलूचिस्तान में बलोचों का जेनोसाइड होगा, क्योंकि उनको चाहिए कि 2050 तक, आप ये एस्टिमेट है कि बलूचिस्तान में चीनी बाशिंदों की आबादी बलोचों से ज्यादा होगी। एक मुल्क बिक रहा है, एक पूरी सिविलाइजेशन बर्बाद हो रही है, और यहां इंडिया के अंदर बरामदा भुगती को रेफ्यूजी स्टेटस नहीं मिल सकता। गांधी कहते साहब आपके घर आके रहना चाहिए, बोले नहीं। चीन आपके गले में फंदा डाल रहा है, वो कह रहा हाँ ठीक है, बात कर लेंगे, बात कर लेंगे इनसे, जरा बात कर लेंगे। सन 62 को क्यों भूल जाते हैं हिंदुस्तानी? इनमें गुस्सा भी नहीं आता। अगर हिंदुस्तानियों को चीन के खिलाफ गुस्सा नहीं आता, मेनन साहब, कृष्णा मेनन के पर गुस्सा आता है। तो अजीब, जिस मुल्क से आपकी जंग हुई, जिसने आपको शिकस्त दी, बजाय इसके कि आप उससे कुछ सीखें, अब अपने लोगों को डांट देते हैं कि फलाना जनरल ने ये गलत किया, वो किया, फलाना मर गया। अरे भैया, अब जो आपके गले में फंदा डाल रहा है उसका भी तो कुछ सोचेगा ना, पता ही नहीं किसी को। अच्छा, सीपेक पे काम तो शुरू हो गया, और वहाँ जो बिजनेस है, व्यापार, वो भी शुरू हो चुका है। हाल में पूरी खबर आई थी कि बिजनेस का चक्कर नहीं, वो न्यूक्लियर सबमरीन्स का बेस बनेगा, चाइनीज, ये सड़कें बनेंगी। तो ये सिर्फ एक मुखौटा है बिजनेस नहीं, कंस्ट्रक्शन जॉब्स है। गवर्नमेंट, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना हैज एम्पल बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ कैश। ये तो दुनिया का बैंक हो गया ना। इसकी प्राइवेट चाइनीज कॉर्पोरेशंस विद पाकिस्तानी जनरल्स, बिलियंस ऑफ डॉलर्स। वहाँ पे न्यूक्लियर सबमरीन्स रखी जाएंगी, वो तो वहाँ है। फिर यहाँ जो गोल्ड डिपॉजिट्स हैं उसकी लूट होगी। पूरा पूरा पहाड़ है सोने के बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान में बहुत सारी चीजें, कोयला है, सब खाया जाएगा, सब लूटा जाएगा, सिवाय स्कूल और स्कूल बोर्ड की बेंचों के अलावा हर चीज़ है बलूचिस्तान में। पीने का पानी नहीं है, कपड़े नहीं है, इंडस्ट्री नहीं है, कुछ भी नहीं है वहाँ, सिवाय मौत और खूनरेजी के। 5 जंगे आज़ादियाँ हो चुकी हैं। 70 साल में 5 गदर टाइप की रेवोल्यूशंस हुए हैं बलूचिस्तान में। इंडिया किसी को परवाह ही नहीं, पता ही नहीं है। एक बेचारा मोदी साहब आए थे जो रेड फोर्ट से बोल के चले गए, बलूचिस्तान का जिक्र किया, बड़ा एहसान है उनका। ठीक, मैं बलूचिस्तान के एक बार पृष्ठभूमि पे आना चाहूँगा। बलूचिस्तान में जेनोसाइड्स हो रहे हैं, वहाँ के में ऐसे रिपोर्ट्स आते हैं कि वहाँ के लड़कियों को उठा लिया जाता है। अभी तो लेटेस्ट जो की हो रहा है, युवाओं को कत्ल कर दिया। एक बार ये औरतों को उठा के ले जा, माओं को उठा के ले जा रहे हैं अंडर द थ्रेट कि हम इन्हें रेप कर देंगे अगर तुम इनका बेटा नहीं आया। जो समाचार हैं लड़ने आज़ादी के लिए, उनकी माओं और बहनों को उठा के ले जाती है फौज, द कमिटिंग वॉर क्राइम्स। तो ये सिर्फ इस आधार पे कि यहाँ आतंकी रह रहे हैं, टेररिस्ट हैं ये तो आज़ाद मुल्क था, इस पे पाकिस्तान ने कब्जा किया 1948 में। कलात वॉज एन इंडिपेंडेंट कंट्री। इनफैक्ट हिंदुस्तान और पाकिस्तान के 14-15
का तारीख के कहते हैं ना, ये तो अगस्त 4 को इंडिपेंडेंट हुआ द स्टेट ऑफ कलाट। इसका वाइसरॉय से, हिंदुस्तान से, या इसका डायरेक्ट था, इट वाज अ प्रोटेक्टरेट ऑफ द ब्रिटिश। और बलूचिस्तान पे कब्जा किया था अंग्रेज ने रूस को फाइट करने के लिए, जो 19th सेंचुरी में द इम्पीरियल ज़ार की जो फौजें थी नीचे आ रही थी, तो अंग्रेज़ गए हैं बलूचिस्तान में वहाँ उनको रोकने के लिए। इसीलिए खान कलात के साथ जो राजा थे कलात के, उनके साथ 1800s में ट्रीटी हुई है विद द वाइट हॉल। प्रो बलूचिस्तान जो नेचर है इंडिया का, वो बहुत समय से नहीं देखने को मिला, या यूं कहें कि ये था नहीं था कभी। अभी हाल के 2 सालों में एक प्रो बलूचिस्तान एक्टिविटी शुरू हुई है जी, जो थोड़ी बहुत खबरें भी आती, जैसे आपने भी जिक्र किया अभी कि पीएम जो है हमारे, उन्होंने लाल किला से बोला कि बलूचिस्तान के लोगों की मदद की ज़रूरत है। जी, जी, जी। आप इसे कैसे देखते हैं? मैं समझता हूँ बहुत ही बहादुरी का काम किया। मेरी असेसमेंट है कि फॉर द प्राइम मिनिस्टर टू से व्हाट ही सेड, ही मस्ट हैव ओवररिटन एटलीस्ट 100 टॉप ब्यूरोक्रेट्स, जो सिविल सर्वेंट्स हैं आपकी, जो असल हिंदुस्तान को मैं समझता हूँ जो रोक के रखे हुए, जो आईएएस ऑफिसर्स हैं बैठे हुए ऊपर बड़ी मोटी मोटी फाइलें लेके, जिनका और जिनकी बीवियों की उमंग ये है, गोल इन लाइफ इज वे टू रिटायर। उन लोगों ने कैसे रोका होगा इस प्राइम मिनिस्टर को, सर ये मत करें आप। आई कैन इमेजिन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में किस ने कहा होगा कि सर दिस इज नॉट राइट, और सर दिस इम्प्लीकेशंस एंड द स्ट्रेटेजिक दिस एंड दैट। हमारे चाय वाले प्राइम मिनिस्टर ने कहा ये लो, बेच दी चाय और बलूचिस्तान लेके आ गए। किसी में दम नहीं था, कोई नेहरू नहीं, कोई, खैर मनमोहन सिंह तो क्या, किसी में दम नहीं था। लाल बहादुर शास्त्री और उसके बाद ये अपने नरेंद्र मोदी। बलोचों में जितना मोदी साहब से प्यार है आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। वहाँ इलेक्शन से पहले एक पहाड़ पे लिखा हुआ था अब की बार मोदी सरकार, बल्कि इंडिया में तो कोई पढ़ ही नहीं सकता क्या लिखा हुआ है। लोग ये समझ रहे थे कि यहाँ देखो यार अल्लाह अकबर लिखा हुआ है। ये जो वाक़या हुआ लाल किले वाला, इसके बाद एक जो माहौल बना, पूरे ओवरऑल वर्ल्ड में माहौल बना, यहाँ तक कि बलूचिस्तान से जो वहाँ की बच्चियाँ हैं वो छोटे छोटे वीडियो मैसेजेस भेज रही थी जी जी कि हमें यहाँ से आज़ाद कराएं, या फिर एक तो प्राइम मिनिस्टर के नाम से भेजा था, राखी बंधन वाला मैसेज था, बिल्कुल, करीमा बलोच जो है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि लाल किले के उस भाषण से, उस स्पीच से वर्ल्ड वाइड क्या असर हुआ? वर्ल्ड वाइड असर इसलिए नहीं पड़ेगा ज़्यादा क्योंकि देखिए इंडिया का, मैं ऐसा बोलूं कि आप एक सोने की कान पे बैठे हैं, गोल्ड माइन में बैठे हुए हैं, और आपको पता नहीं, आप समझते हैं कोल माइन है, कोयला है इसमें, आपको अपनी वैल्यू नहीं पता है कि, और ये एक दिन में तो नहीं चेंज हो सकता, कि कितनी बड़ी सिग्निफिकेंस है रिपब्लिक ऑफ इंडिया की, कि इसका इम्पैक्ट दुनिया में क्या है। ये दुनिया की वाहिद डेवलपिंग कंट्री है जहाँ एक डेमोक्रेसी थी, जहाँ ऑपोजिशन है, जहाँ पार्टी के इलेक्शन होते हैं, दंगे भी होते हैं, फसाद भी होते हैं, फौज नहीं आती, ब्यूरोक्रेसी रूल नहीं करती, उसको लेके आप वर्ल्ड स्टेज पे नहीं जा सके अभी तक। तो आप कुछ भी करेंगे, सुषमा स्वराज जी ने जो यूएन में जो कहा उन्होंने, फर्क पड़ता है, लेकिन इम्पैक्ट नहीं है इतना जितना उन पाकिस्तानियों का है जो अमेरिका में बैठ के पाकिस्तान का काम करते हैं। जो इंडियन अमेरिकन है वो अपना करियर बनाता है, वो गूगल का सीईओ बनता है, उसको इंडिया से कोई ताल्लुक नहीं है, वो अपना कमाया हुआ पैसा आपको नहीं देता है। जो पाकिस्तानी है अमेरिका में बैठा हुआ, वो पाकिस्तान के लिए काम करता है। 400 पाकिस्तानी तो सिर्फ कांग्रेस में बैठते हैं स्टाफ में,
व्हाइट हाउस ओबामा का जो है उसके अंदर पाकिस्तानी बैठा हुआ, हिलरी क्लिंटन की चीफ ऑफ स्टाफ पाकिस्तानी। आप इसी में खुश हैं? W1 वीज़ा, H1 वीज़ा। 92% इंडियन अमेरिकन ने वोट दिया क्लिंटन को, वॉज एंटी इंडिया फॉर देयर पर्सनल बेनिफिट्स। दे डोंट गिव अ डैम कि हिंदुस्तान को क्या हो रहा है। और जो आपके इलेक्टेड हैं उन्होंने भी नाम और धर्म बदले में। ये भी जिनेवा में हाल में प्रदर्शन हुए, वहाँ पे इसके अलावा UN के ऑफिस के बाहर और भी जगहों में और भी कई मुल्कों में प्रदर्शन हुए। बलूच जो है वो अब एक बार फिर से संगठित होने लग गए हैं। कम है ना भैया, 5 मिलियन ही तो हैं। ये को बंगाल थोड़ी कि 100 मिलियन आदमी हो। फ्रांस जितना मुल्क है, आबादी कम है, तो लूटना आसान है ना। कमज़ोर हैं। कमज़ोर नहीं, कम है। कमज़ोर तो नहीं है, बलोच कभी कमज़ोर हो ही नहीं सकता। बलोच बहुत ही बहादुर कौम है। पूरी अंग्रेज की फौज में हर जगह से भर्ती हुई, अंग्रेज फौज में लड़ने के लिए बलूचिस्तान से कोई नहीं गया। यूपी से गए, पंजाब से गए, तमिलनाडु से गए, हर जगह से, बिहार से बहुत गए। बिहार तो रेजिमेंट। हाँ, तो बलोच ने कहा ये तो हमारी जंग है ही नहीं, हम अंग्रेज अफसर के नीचे नहीं लड़ेंगे। उन्होंने कश्मीरी गए, पठान गए, कौन कौन नहीं गया। उसने कहा नहीं साहब, आप हम तनख्वाह देंगे। नहीं वो नहीं, तनख्वाह उनका कुछ नहीं चाहिए, आप जाइए यार अपना हमसे काम करें। हिंदुस्तान को पता नहीं कितनी ग्रेट लोग हैं बलोच। एक लड़की अगर चले पैदल पर्शियन अरेबियन सी कोस्ट से लेके क्वेटा तक, कोई उंगली नहीं उठाएगा उस पर। अच्छा, एक और सवाल, डीमोनेटाइजेशन हाल में इंडिया में हुआ, बहुत हाय तौबा मची, काफ़ी सुर्खियों में रहा, अखबारों में, मीडिया में, हर जगह। लगता है इसका असर टेररिज्म पर हुआ? हाँ हाँ, वो सारा पाकिस्तान की 2 प्रिंटिंग प्रेस हैं जो इंडियन नोट छापते थे, उनका तो भट्टा बैठ गया ना। वो इंडियन नोट छापते थे इतने अच्छे कि डिमोनेटाइजेशन से पहले बिहार के अंदर 500 का नोट नहीं चल रहा था। चेक करें आप, कोई लेता नहीं था, पता ही नहीं चलता था कि इंडिया का बना हुआ है, पाकिस्तान का बना बनने के जान छोड़ो उस नोट की। वो पैसा जाता था दुबई, वहाँ मनी मार्केट में बनता था यूरो में और डॉलर में, उससे फंडिंग होती थी टेररिज्म की, आईसिस की, अलकायदा की, चेचन की, जो साला कट्टरपंथी फिलीपीन से लेके फिलाडेल्फिया तक है, उसका पाकिस्तान को जोड़। इंडियन करेंसी डिमोनेटाइज हुई, उनका भट्टा बैठ गया। बाकी हिंदुस्तान में लोगों को तकलीफ हुई, ठीक है, लेकिन मोदी साहब ने जैसे टॉयलेट को फ्लश करते हैं ना, वैसे फ्लश कर दिया, पाकिस्तानी कचरा निकल गया सिस्टम से। बाकी प्रॉब्लम इधर को मैं तो बाहर का देख रहा हूँ। अब दाए कश्मीरी ज़रा कितने पैसे देते, कितने पत्थर मारने के लिए। एक रिपोर्ट ये भी आई कि कश्मीर में 60% तक जो 60% तक जो सबको पता है सर, वो कम हो गए। तो होगा ना, पैसे नहीं होंगे तो कौन मारेगा पत्थर। ड्यूटी जब लगी हुई है, डेली बेसिस पे लोग लगे हुए हैं। हिंदुस्तान के वो मुसलमान जो कश्मीरी नहीं है, वो क्यों नहीं जाते हैं ये आज़ादी वालों के साथ झगड़ा करने। हिंदुस्तान से प्यार जिनको है, क्यों नहीं जाता यहाँ से 1 लाख का जुलूस, 10 लाख का जुलूस। चलो हम बताते हैं किसका मुल्क है ये, श्रीनगर किसका मुल्क है, ये हिंदुस्तान है। कभी सुना आपने? वहीं से आते हैं गुलाम नबी आज़ाद, गुलाम भी हैं, आज़ाद भी हैं। अच्छा, एक और सवाल, थोड़ा सा ही फ्यूचरिस्टिक टाइप का सवाल हो जाएगा, लास्ट सवाल है मेरा। अच्छा, आने वाले 10 साल में आप भारत और पाकिस्तान के रिलेशन या फिर पाकिस्तान को किस जगह पर देखते हैं? पाकिस्तान विल क्रम्बल। पाकिस्तान के 3-4 टुकड़े हो जाएंगे, जिसके अंदर एक बलूचिस्तान तो खैर अलग होना ही है, उसको यानी साइंटिफिकली और मैथमेटिकली इट हैज़ टू ब्रेक अपार्ट, क्योंकि दुनिया में सियासी नक्शे कभी 50 साल से ज़्यादा कभी भी नहीं रहे।
यानी एक ज़माना था कि गोवा हिंदुस्तान से अलग था, एक ज़माने में सिक्किम देखे ना, जो नागालैंड का एरिया है उसका एक ज़माने में हिंदुस्तान से कोई ताल्लुक ही नहीं था। ताल्लुक नहीं था। एरिट्रिया कब मुल्क बना किसी को नहीं पता है। ईस्ट टिमोर बन गया हमारी ज़िंदगी में, कोसोवो एक मुल्क है, रूस पूरा टूट गया, 25 मुल्क बन गए। तो सियासी बाउंड्री जोग्राफाई बाउंड्री नहीं होती, दरिया के कोर्स बदलते हैं कई कई 100 सालों में, सियासी बाउंड्री बदलती है तकरीबन 50 साल के अंदर। तो 4 तो हिस्सों ये में मार अब रहे हैं 50 साल के अंदर ये अब बांग्लादेश बन गया हमारे सामने ज़िंदगी में। खैर आपकी तो नहीं, आप बाद में पैदा हुए होंगे। तो अब बलूचिस्तान अलग होगा। जब बलूचिस्तान अलग होगा तो पाकिस्तान ख़त्म होगा। उसमें टेंशन होगी सिंध और कराची की, ये एक बड़ा टेंशन वाला एरिया है। जो पश्तूनों का इलाका है दरियाए सिंध के उस तरफ, उसका पंजाब से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अफ़गानिस्तान ने अगर काबुल रिवर पर डैम बना दिया तो सारा बट्ठा बैठ जाएगा। आपका जो पाकिस्तानी पंजाब है इस वक्त, उसको उस दिन समझ में आएगा कि वो है कौन। फिर वो जैसे पंजाबी में कहते हैं ना, साडा की बनेगा, वो हिसाब हो जाएगा कि असी की करिए, किधर जाइए। ना अरब, ना पाकिस्तान, ना मोहम्मद अली जिन्ना, ना लियाकत अली खान, कोई बचेगा ही नहीं। सडनली दी पाकिस्तानी पंजाबी विल रियलाइज के दे आर दी रियल विक्टिम्स ऑफ दिस फ्रॉड। बाकी सबकी ज़बानें बच गई, कल्चर बच सकता है, इनका कुछ नहीं बचेगा। इन्होंने अपने ही पंजाबी भाइयों से, सिखों और हिंदुओं से वो जंग लड़ी जो इनको नहीं लड़नी चाहिए थी। इसका खमियाजा, ये इसका नतीजे में पंजाब विल सफ़र एज ए नेचुरल आउटकम। तो ये होगा अगले 10 साल के अंदर अंदर। एंड दैट इज़ द टाइम व्हेन इंडिया विल इमर्ज ट्रूली इक्विवेलेंट टू द यूरोपियन यूनियन, क्योंकि उसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, उसकी आर्म फोर्सेस कम होंगी, उसके जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च हो रहे हैं दुनिया भर में, ये पाकिस्तान जैसे वो घट पैंडवे मुल्क को फेस करने के अंदर, वो कम होगा। इट कैन डी न्यूक्लियराइज। उसके अंदर इंडिविजुअल ह्यूमन राइट्स जो हैं इंडियंस के, उनका रिस्पेक्ट होगा। आज जो आप देख रहे हैं कि इंडिया में एक क्लास सिस्टम है जिसमें गरीब आदमी से मिडिल क्लास का आदमी आंख नहीं मिलाता। मोर इंडियंस हेट इंडियंस देन एनी अदर पीपल। और जो गरीब इंडियन है उसको तो इंडियन आप तो समझते ही नहीं है। उसके प्रोफेशन से आप जानते हैं कि ये वो है, मेड है या ऑटो वाला है, उसको तो आप साथ बिठाने को तैयार नहीं है। जब इंडियन को साथ बिठाने के लिए तैयार नहीं है तो आप समझते कोई यूरोपियन बिठाएगा आपको साथ। लेकिन ये सब आएगा उस वक्त जब इंडिया कैन स्टार्ट रिकग्नाइजिंग कि उसका रोल क्या है तारीख में। और वो मेरे ख्याल से इट विल बी द इमर्जिंग सेंचुरी। 21st सेंचुरी विल बी नोन एज इंडिया सेंचुरी। 21st सेंचुरी, हाँ, ये तो अभी इब्तिदा इश्क है, आगे आगे देखिए। हाँ, अभी बहुत टाइम पड़ा है, 80 साल बाकी है, उसमें देखिएगा बैटिंग कैसी चलती है। तो आपने सुना तारिक फतेह साहब को, बड़ी साफगोई से उन्होंने अपनी बात रखी, बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी। आज की इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। एक मुलाकात में अगली बार फिर किसी बड़ी शख्सियत से मुलाकात करेंगे, उनकी बातचीत को जानेंगे, उनसे बात करेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।